जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सब बच्चों का। सब अच्छे से होंगे उम्मीद कर रहा हूं। और आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक जगह पर डिस्कशन लेके अपना FST नंबर 27 का फर्स्ट 25 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 मैं यानी संजीव भाटिया डिस्कस करूंगा और आगे हम लोग को क्वेश्चन दूसरे सर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हम लोग के सिंह सर का ये मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। इवन सिंह सर का नहीं, हम लोग की भी यही सोच है कि आप लोग की पढ़ाई में कहीं कोई बाधा ना आए। और हम लोग यानी हमारा न्यू लाइट नीट और न्यू लाइट प्रयास का यूट्यूब चैनल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। तो बच्चों, आइए हम लोग सिंह सर के इस मिशन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये एक दो स्टेटमेंट गिवन है और इन स्टेटमेंट में मुझे दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट, द E0M2+ वैल्यू ऑफ कॉपर इज नेगेटिव, यानी कि ये कॉपर हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मुझे गिवन किया गया है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ी सी भी देखी है तो आप जानते हैं E0Cu2+ Cu बच्चा प्लस 0.34 वोल्ट होता है। इवन आपने डी ब्लॉक में ये बात भी पढ़ी है कि जो 3D सीरीज के मेटल्स हैं उन सब मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, केवल कॉपर का ही पॉजिटिव है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इन्होंने बोल दिया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब कह रहे हैं कॉपर हैज हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, एंड लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu2+ आयन। अब ये देखो, अपने आप में अगर सिंगल स्टेटमेंट की बात करें तो कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एनर्जी लो नहीं होती, ज़्यादा होती है। बट यहाँ ये कंपेरेटिवली इसके सेंस में ये बात कर रहा है, इसके सेंस में ये बात ये कर रहा है कि अगर ये Cu2+ से Cu 0.34 है तो अगर मैं Cu से Cu2+ बनाना चाहता हूँ तो ये पोटेंशियल बाबू मेरे आ जाएगा -0.34 वोल्ट। अब कॉपर से कॉपर 2+ तक की यात्रा 3 स्टेप में होती है। देखो, यहाँ कॉपर मेटल सॉलिड है और ये कॉपर आयन एक्वस है। तो जब हम लोग कॉपर से कॉपर 2+ बनाएंगे तो पहले हम लोग कॉपर मेटल को कॉपर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें हीट ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी। और फिर हम लोग जो कॉपर गैस है उसको कॉपर 2+ आयन में कन्वर्ट करेंगे गैसियस स्टेट में, तब हमें आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट और आयनेशन एंथैल्पी सेकंड देना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में कॉपर 2+ आयन एक्वस मीडियम के कांटेक्ट में आएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए सर, यहाँ 3 स्टेप है। पहले स्टेप में हीट ऑफ एटमाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी देना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में आयनाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी देना पड़ेगा। हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक एनर्जी मिलेगी। अगर पूरी तीनों एनर्जी को ऐड करके एनर्जी मिल रही है तो E0 पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर तीनों को ऐड करके एनर्जी देनी पड़ रही है तो E0 नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें E0 नेगेटिव है, इसका सेंस ये हुआ कि इसकी जो एटमाइजेशन और आयनेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो बाबू ये बात सही है, कॉपर हैज़ अ हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन, हार्ड है, हीट ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा है, इवन आयनेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है, और लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एटमाइजेशन से कम है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट। तो कौन सा हम लोग के पास आ जाएगा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें शेप मिलाना है और हाइब्रिडाइजेशन मिलाना है, ये तो आपने बहुत जल्दी कर लिया होगा। देखिए XeF6 की अगर बात करें तो XeF6 में जो जेनॉन है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो ऐसे बन गए और एक बन गया हमारा 6, 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर रह गया, तो अभी हमारा जो शेप बन रहा था वो शेप मेरा डिस्टॉर्टेड
डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, बिकॉज यहाँ 6 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, बट जो एंगल है वो एंगल हमारा नियर 208 के आसपास आ रहा है, इस वजह से 72 डिग्री के आसपास आ रहा है और 90 डिग्री आ रहा है, जबकि हम लोग को ऑक्टाहेड्रल में अप्रॉक्स 90 चाहिए, मतलब एग्जैक्ट 90 चाहिए, इसलिए ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी। और इसमें सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन sp3d3 हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो भाई मैच कर गया, ये पूरा मैच कर गया। XCF6 sp3d3 भी होता है और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी होता है, यानी कि ए के साथ फर्स्ट, अब ए के साथ फर्स्ट 2 ऑप्शंस में है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा XCO3। XCO3 भी आप लोग जानते हैं, जेनॉन के पास 3 ऑक्सीजन ऐसे लगाइए, डबल बॉन्ड से ऐड करिए, जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 खर्च हो गए, एक लोन पेयर बचा, बॉन्ड सिग्मा कितने 3, लोन पेयर कितने 1, स्टेरिक फैक्टर 4, यानी हाइब्रिडेशन sp3, और शेप कैसी आ गई पिरामिडल, तो sp3 पिरामिडल ये है सर, यानी कि बी का थर्ड मिलेगा, बी का थर्ड केवल फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा 52 का सही हो जाएगा। बाकी और भी मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए। देखिए हमारा जो XCOF4 है उसमें ये एक XC होगा, ये 4 F इससे ऐसे जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4, और एक बाबू डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब आप देखिए ये एक स्क्वायर पिरामिडल शेप बन जाएगी। तो स्क्वायर पिरामिडल किस में है, स्क्वायर पिरामिडल 4th नंबर में है, तो C का 4 हो जाएगा, ये भी सही हो गया, और sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और XCF4 बचा sp3d2 हाइब्रिडेशन के साथ स्क्वायर प्लेनर। तो क्वेश्चन ये 52 इजी था, आपने कर लिया। 53 में कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट, डी ब्लॉक की लाइन उठाई हुई है, ट्रांजिशन मेटल गुड कैटलिस्ट होते हैं। अब एसरेशन है, तो जब भी कभी एसरेशन देखो तो पहले अपने मन से प्रश्न करो कि उसका रीज़न क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल क्यों गुड कैटलिस्ट है, क्या क्या बात तुम्हारे मन में आ रही है। तुम कहोगे सर मेरे मन में तो ये आ रही है, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या ड्यू टू मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, अगर आपके डी ब्लॉक मेटल के पास हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेरिएबल या मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो अच्छा कैटलिस्ट का काम करेगा। तो अब रीज़न पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या दिया, V2O5 ऑफ प्लेटिनम इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये बात सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, इसका एक्सप्लेनेशन तो है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सो मेरा भैया दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, A एंड R करेक्ट, बट R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो यही करना चाहिए। A एंड R करेक्ट बट R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो ये नहीं करना चाहिए। तो 53 के फर्स्ट के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। आपने क्या किया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि आप लोग ने इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लिया या नहीं। 54, तो इसका मेरा आंसर सेट हो गया ना, फर्स्ट आंसर हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। अब 54 एक्टिनाइड फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू लेंथेनाइड। भैया आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी पड़ेगी। एक्टिनाइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड की ज़्यादा स्टेबल होती है। ये कह रहा है लेस स्टेबल, तो ये गलत स्टेटमेंट लिखा है। एक्टिनॉइड कैन यूटिलाइज देयर 5f ऑर्बिटल, बिल्कुल सही भाई। एक्टिनॉइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अगर देखो तो एक्टिनाइड में आ जाता है पहले तो रेडॉन, फिर आता है 5f, फिर आता है 6d, फिर आता है 7s, ये एक्टिनॉइड है। और लेंथेनॉइड के लिए अगर बात करें, ये एक्टिनॉइड था, लेंथेनॉइड के लिए बात करें तो हमारे पास आएगा जेनॉन 4f 5d
6s. अब actinide can utilize their 5f orbital along with 6d in bonding, but lanthanoid do not use 4f orbital for bonding. ये बात भी काफ़ी कुछ सही है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है और इसलिए जो हमारे जेनॉन जो हमारे लेंथेनॉइड होते हैं वो इजली हमारा इसमें हमारा 5f 6d 7s का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो हमारे जो एक्टिनाइड हैं वो 5f ऑर्बिटल का भी यूज़ करते हैं बॉन्डिंग बनाने में ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस। बट यहाँ एनर्जी डिफरेंस हाई होता है, इसलिए ये इजीली बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा पाते। तुम देखते हो एक्टिनाइड में +6 +7 तक चली जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, बट लेंथेनाइड में केवल +4 तक जाएगी। तो सर ये बात हमारी सही हो गई है, ये 5f का यूज़ कर रहा है 6d के साथ, ये 4f का नेग्लिजिबल या परिस्थिति लगाने पे यूज़ करेगा, तो डू नॉट यूज़ देयर 4f ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन के साथ मुझे जाना चाहिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए बच्चा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। भैया फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा, यहाँ सावधान रहना। तो फ्रीजिंग पॉइंट चलो लिख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट मुझे बताना है। फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी निकालना होगा। 8.1 ग्राम ऑफ HBr, ये सॉल्यूट है तो छोटा w, 8.1 ग्राम ऑफ HBr। जैसे ही मैं छोटा w लाया तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट भी HBr का लाना पड़ेगा। H का एटॉमिक वेट 1 होता है, Br का 80 होता है, टोटल आ गया 81। अब इन 100 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट का वेट कैपिटल W 100 ग्राम दिया है, बात बन गई। और कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट एसिड इज 90% आयनाइज। अच्छा, और के बी लिख दिया यहाँ पर, ये KF होना चाहिए था, KF, के बी नहीं, लेकिन हम लोग ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा उम्मीद है। तो 1.86 है के वैल्यू। अब के बी तो 0.52 होता है वाटर का, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब इन्होंने अल्फ़ा भी डाल दिया, तो अल्फ़ा 90% है, परसेंटेज 90 है। तो पहले तो अल्फ़ा देखिए सर, अल्फ़ा 90/100 इक्वल टू 0.9 हो जाएगा। अब मुझे फॉर्मूला पुटअप करना है, तो फॉर्मूले में चलते हैं भाई। तो फॉर्मूले में चल रहे हैं, मैंने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू MW। लेकिन इसके साथ जो आयनाइज हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं उनके लिए आई फैक्टर भी लाना ज़रूरी है। अब आई फैक्टर के लिए फिर आई निकाल लो, आई इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा। हर बच्चे ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ। तो 1 प्लस, अब HBr आपको पता ही है कि HBr H+ में और Br- में ब्रेक होगा, यानी इसमें एक मॉलिक्यूल से 2 आयन बनते हैं, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब भाई यहाँ पे हमने 1 + n इक्वल टू 2 - 1 और अल्फ़ा मेरे को 0.9 दिया हुआ, तो ये मेरे पास 1.9 आ गया। अब सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए। तो वैल्यूज़ पुटअप कर दी मैंने, 1000 इंटू के कितना दिया 1.86 इंटू W कितना दिया हुआ स्मॉल w 8.1 इंटू 1.9, आई का वैल्यू रख दिया अपॉन कैपिटल W 100 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट 81। आसानी से कैंसिल कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 81 से 8.1 चला जाएगा
फिर 1.9 और 1.8 से, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ सॉल्व करने इसको। 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1.86 से मल्टीप्लाई किया, 8.1 से मल्टीप्लाई किया, 1.9 और डिवाइडेड बाय 8100, तो 3.53 आ गया। सॉल्व करने पे दूसरे पेन से लिख लेते हैं 3.53। अब लेकिन मुझे या तो भाई ये ट्रिक पता हो, अगर वाटर में कोई सॉल्यूशन है और मुझे फ्रीजिंग पॉइंट पूछे हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैंने निकाल लिया और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिग्री सेल्सियस पूछ रहा, तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही उसका माइनस ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो -3.53 आंसर सही होगा, फोर्थ वाला। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो निकालेंगे ही, हमको बिना निकाले चैन नहीं पड़ेगा, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है सर डेल्टा टी एफ टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन, जो आपको निकालना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा टी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट वाटर है तो 0 होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा 3.3F होगा तो -3.3F। देख लीजिए सर, तो हमने फोर्थ वाला ऑप्शन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, XYZ, ठीक है, 3 मेटल हैं, उनका हमने सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया आइडेंटिकल कंडीशन में और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेजी। तो देखो भाई, जब तुम 2 या 2 से ज़्यादा सेल में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भेजते हो, सेम टाइम तक सेम चार्ज भेजते हो, तो जो तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उनके इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होने वाले सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। ये फैराडे सेकेंड लॉ है। तो हम कहेंगे इस प्रोसेस में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्स बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाई के बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जेड के। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप एक्स वाई जेड की रेशो वैलेंसी का दीजिए, तो वैलेंसी यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला रखूँगा, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब ये n वैलेंसी फैक्टर है, या अभी यहाँ वैलेंसी समझ लो। और ये किसका किसका वैलेंसी फैक्टर है, ये x का है, ये y का है, ये z का है। अब मोल बेटा मुझे वेट अपॉन मोलर मास पता रहता है, तो x का वेट कितना दिया गया 4.2, तो यहाँ पे 4.2 कर लिया। और इसका मोलर मास कितना दिया गया 7, तो यहाँ 7 कर लिया गया। ये मान लो N1 ले लिया। फिर यहाँ पे मोल देखिए 5.4 ग्राम ऑफ Y, 5.4 रख लिया। और यहाँ पर मैंने कितना ले लिया 27, ये N2 हो गया, या Y के लिए वैलेंसी हो गया। इसका मोल कितना लिया गया 19.2 ग्राम, मतलब वेट लिया गया 19.2 ग्राम। अब मोल निकालना तो वेट को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 27 हो गया 64 इंटू n ऑफ z। अब इसको हम लोग डिवाइड कर ले तो हमें रेशो का आइडिया लग जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं सर, 4.2 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ रहा है 0.6 इंटू N1। और 5.4 डिवाइडेड बाय 27, ये आ रहा है 0.2 इंटू N2। और फिर मेरा आ गया है 19.2 डिवाइडेड बाय 64,
तो ये आ गया है सर 0.3 इंटू N3 या Z। अब रेशो मुझे निकालना, तो रेशो निकालने के लिए अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, पूरी रिएक्शन को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। अगर हम लोग N1 की जगह पर हम 1 मान लें, क्योंकि अभी ये 2 1 है, 1 से चलते हैं, तो N2 निकालिए भाई। N2 इक्वल टू हो जाएगा 0.6 इंटू N1 1 अपॉन 0.2, कितना आ जाएगा 3। तो N2 तो देखो 3 आ गया, तो अगर N1 1 है तो N2 3 आ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन ही सही हो गया। लेकिन अभी आपको N3 भी मान लो निकालने का मन है या Z निकालने का मन है, ये हमारा NY है समझ लो। अगर NZ निकालने का मन है तो आप ऐसे कर लीजिए, NZ इक्वल टू यहाँ पर 0.6 है, N1 को 1 लिया है और इसको डिवाइड किससे कर दिया, 0.3 से, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। तो मेरा फैसला हो गया N1 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू 3 और N3 या NZ इक्वल टू 2। तो मेरा सही ऑप्शन हो गया सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एमीन्स। PKB का चक्कर सब बच्चे जानते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा PKB उतना कम होगा। यानी अगर तुमने बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा लिया तो PKB का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा लोगे, और तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा लेना है पहले, तो तुम PKB का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा लोगे। देखो ये C2H5NH2 है, एलिफैटिक एमीन है, ये भी एलिफैटिक एमीन है, और ये देखो एरोमेटिक एमीन है। तो भाई एरोमेटिक एमीन की कम होती है, एलिफैटिक एमीन की ज़्यादा होती है। ये प्राइमरी 1 डिग्री अमीन है, ये सेकेंडरी 2 डिग्री अमीन है। सेकेंडरी 2 डिग्री अमीन की तो बेसिक स्ट्रेंथ जानते हो कितनी ज़्यादा होती है। तो ये सबसे ज़्यादा तो हमारा C2H5 होल ट्वाइस NH का होगा, C2H5 होल ट्वाइस NH का होगा सबसे ज़्यादा। उससे कम C2H5NH2 का होगा, उससे कम यहाँ पर देखिए एक C6H5 है, यहाँ पर एक C6H5 है और CH3 भी है। CH3 का प्लस आई इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो C6H5NH CH3 और सबसे कम C6H5NH2। तो ये तो भाई साहब आपका बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी के भी उतना ज़्यादा होगा, सब बच्चे जानते हैं, पढ़े हुए हैं, के भी उतना ज़्यादा होगा, लेकिन पी के भी उतना कम होगा। तो पी के बी का आप यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लीजिए। C6H5NH2 से कम होगा C6H5NHCH3, से कम होगा C2H5NH2। लिखे दे रहा हूँ, वैसे तो आप ऑप्शन ढूंढ चुके होंगे। C2H5 होल ट्वाइस NH, ये है मेरा PKB। अब आपको ऑप्शन ढूंढ के मुझे बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो सही ऑप्शन बच्चों ने ढूंढ लिया है, C6H5NH2 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, तो C6H5NH2 एक ऑप्शन में है। दूसरे में तो मुझे लग रहा है थर्ड ही ऑप्शन होना चाहिए। 57 मिला लेता हूँ, C6H5NHCH3, C2H5NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो 57 का थर्ड ऑप्शन सही माना जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा आयनिक रेडी ऑफ टेंटेलम एंड नियोबियम आर सेम। अब ये टेंटेलम नियोबियम है कौन, अपन लोगों को पता नहीं शायद, तो याद करो। मैं आपको दिखाता हूं पीरियोडिक टेबल में। एक होता है मेरा ग्रुप 3, ग्रुप 3 में स्कैंडियम, यट्रियम,
लेंथेनम, एक्टिनियम, ये मेंबर होते हैं। एक ग्रुप 4 होता है, याद करिए, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। और जिरकोनियम और हाफनियम की रेडियस अप्रॉक्स सेम होती है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, आपने पढ़ा हुआ। और जब इनकी सेम हो जाती तो केवल इनकी नहीं सेम होती, ये ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 10-12 तक ऐसा ही सिलसिला चलता है। क्या सिलसिला चलता है? पीरियड 5 और पीरियड 6 की लगभग सेम होती है। अब ग्रुप 5 में आ जाओ। ग्रुप 5 में, तो ग्रुप 5 में क्या मिलेगा? वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, हाफनियम, हाफनियम नहीं, डबनियम, डबनियम। तो भाई साहब जो चीज जिरकोनियम हाफनियम की है मेरे बच्चों प्यारे, वैसे ही नियोबियम और टेंटेलम में होगा, लगभग बराबर। तो आयनिक रेडियाई ऑफ टेंटेलम एंड नियोबियम आर सेम, सही हो गया। ये ग्रुप 5 का ये ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल से। द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेज द साइज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सिंपल सी बात है, लेंथेनॉइड सीरीज में जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ZEFA बढ़ता है, साइज घटता जाता है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ने पे साइज घटता जाता है, ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही। तो कौन सा मुझे लेना चाहिए? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो 58 का मैंने फोर्थ ऑप्शन सही आपको कराया है। क्वेश्चन नंबर 59 में द करेक्ट स्टेटमेंट इन फर्स्ट टू थर्ड। अब करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट टू थर्ड हमको देखना है। तो फर्स्ट टू थर्ड में करेक्ट स्टेटमेंट एक एक करके स्टेटमेंट पढ़िए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एक्सेप्ट बाय ट्रांजिशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एक्सहिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कलर के बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई भी हमारा मेटल आयन लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो फिर जो मेटल आयन की वैलेंस शेल की d ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, और नीचे वाली ऑर्बिटल अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G से EG में जाने में सनलाइट से एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से कलर आता है। ये सब बातें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं। तो ये बात अरे बाप रे सही हो गई, ये बात तो सही हो गई कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा कलर को। कौन एक्सप्लेन करेगा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये बात द करेक्ट स्टेटमेंट। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्ट्रांग और वीक के बारे में बता नहीं पाता था कि कौन है स्ट्रांग कौन है वीक। तो अब भाई जब वो स्ट्रांग और वीक के बारे में नहीं बता पाएगा तो पेयरिंग के बारे में नहीं पता चलेगा, पेयरिंग के बारे में नहीं पता चलेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बता पाओगे। अब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग बता सकते थे, ये बात तो गलत हो गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लीगेंड ऑफ वीक एंड स्ट्रांग फील्ड, ये सही है। अब यही तो बात मैंने बताई कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं जज कर पाती थी कौन स्ट्रांग लीगेंड है कौन वीक लीगेंड है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया कि स्ट्रांग लीगेंड वो होते हैं जो ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, वीक लीगेंड वो होते हैं जो कम स्प्लिटिंग करते हैं। सो ये बात गलत हो गई। तो दो बातें सही हैं, कौन कौन सी बात सही है? फर्स्ट एंड थर्ड। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एसरेशन फिर आ गया, द ग्रीन मैग्नेट इज डायामैग्नेटिक। मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होगा? KMnO4 होता है पर मैग्नेट, K2MnO4 होता है मैग्नेट, MnO4 -2
चार्ज मैग्नेट। अच्छा, और ये कह रहा है कि ये डाया मैग्नेटिक है, तो इसके लिए तो भाई मुझे सारे इसके इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25, तो 25 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के हो गए, और ऑक्सीजन का 8 × 4 और -2 चार्ज आया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। तो मेरे पास 8 4 32, 34 और 44 54 और 59, फिर से देख ले 25 और 32, 7 और 5 और 2, 59 इलेक्ट्रॉन। 59 इलेक्ट्रॉन यानी ऑड नंबर यानी पैरा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑड आ जाए तो पैरा होता है भाई। तो यहाँ पर तो लिख रहा ग्रीन मैग्नेट इज डाया मैग्नेटिक, गलत हो गया यहीं से। बट द पर्पल पर मैग्नेट इज पैरा मैग्नेटिक, अभी यहीं से गलत हो गया तो छोड़ो उसको। MnO4 2- कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जी हाँ ये सही है। 59 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 58 तक पेयर हो जाएंगे, एक अनपेयर्ड बचेगा। वाइल MnO4- कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। MnO4- में क्या होगा, MnO4- में क्या होगा 25 Mn का, 32 ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो 58 आ जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए क्योंकि इवन नंबर आ गया, 58 इलेक्ट्रॉन। जी ये बात सही हो गई। एसरेशन गलत, रीजन सही। 60 का एसरेशन इज नॉट करेक्ट, नहीं एसरेशन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। 60 का सेकेंड, 60 का सेकेंड। अरे एसरेशन इज नॉट करेक्ट, यहाँ पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है। एसरेशन इज नॉट करेक्ट, बट रीजन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन नंबर 61, SN1 कैसे देखी जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से। जिसका कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट उसकी उतनी ज़्यादा होगी SN1 की। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो C है, जब ये Br टूटेगा ये प्लस आएगा, तो दिस वन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एंड ऑल्सो स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। 3 अल्फा से स्टेबलाइज हो रहा, तो B सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज है, 2 में मिल गया। इसमें Br हटेगा, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, और इसके पास देखो कितने 3 और 2 5 अल्फा H की स्टेबिलिटी है। इसमें अगर यहाँ से हटेगा तो ये 1 डिग्री है, और इसके पास 2 अल्फा H की स्टेबिलिटी है। तो सबसे ज़्यादा B, उससे कम C, उससे कम A, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सबसे ज़्यादा B, उससे कम C, उससे कम A। SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से देखना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये। थर्ड हो गया 61 का। 62 देखिए, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स CrCl3.6H2O इज 3.83, मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 है, तो N बराबर 3 होगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, आप जानते ही हैं। अब क्रोमियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो मुझे ये कहने का सेंस है, अच्छा तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, इस पे +3 आएगा, क्योंकि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं। 1s2 से स्टार्ट होगा, 3d5 4s1 आएगा,
अब अगर तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 चाहते हो, अभी तो देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी तो मुझे लग रहा है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, अभी तो 6 हैं, तो अभी सही स्थिति नहीं है। तो अभी ऐसा करिए 3 निकाल दीजिए इससे, तो Cr+3 में 1s2 से लेके 3d3 4s0 आ जाएगा। वन टू थ्री जीरो जीरो। अब ये हमारा 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये इसका फॉर्मूला इतना तो अपना पता ही होगा आपको, CrH2O होल 6 Cl3 है। तो वाटर वीक लिगेंड है, थोड़ा बहुत स्प्लिटिंग कर देगा। स्प्लिटिंग करने पर यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो T2G में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, EG में 0 होगा। अब इसके लिए हमारा जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वो होती है 0.6x - 0.4y, और यही मुझे निकालनी है। मैग्नेटिक मोमेंट CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को मैंने डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, x EG के इलेक्ट्रॉन होते हैं और y हमारे T2G के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुझे यहाँ x में 0 मिलेगा, भैया x में कोई है नहीं ना, तो 0 माइनस y में 3 है इलेक्ट्रॉन, 3, तो -1/2 आएगा। 1/2 नहीं, 1.2, -1.2। तो थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा 62 का। बताइएगा आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। 62 का थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा। 63, द रिएक्शन X कन्वर्ट इन प्रोडक्ट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन 40 मिनट्स। कंसंट्रेशन 0.1 से 0.025 हो रही है, यानी 1/4 हो रही है। इसका सेंस है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 हाफ लाइफ लगी होगी, तो हाफ लाइफ 20 मिनट्स की होगी, तो इसकी T हाफ 20 मिनट्स की आ गए। तो आप K निकाल लो, K = 0.6932 अपॉन T हाफ, और आपको रेट निकालना है, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K और एक्टिव मास ऑफ X की पावर 1। तो K मेरा 0.6932 इंटू T हाफ है 20, और मोलैरिटी मुझे दिया गया पर मिनट में ही चल रहा है भाई, तो 20 मिनट ठीक है। अगर पर सेकंड में चल रहा होता तो फिर हम इसको मिनट को सेकंड बदलते, लेकिन अच्छी बात है कि एग्जामिनर ने मेरा पर मिनट में ही डाला। तो 20 और x कितना दिया, 0.01 दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो 0.6932 डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 3.466 इंटू 10⁻⁴ माइनस का, वो भी 3.46 या 3.47 कर दो, एक 6 को हटा दो, राउंड ऑफ कर लो, 7 कर लो, तो 3.47 इंटू 10⁻⁴ थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ये क्या कर दिया आपने, टी हाफ कहाँ से ले आए। तो टी हाफ देखो ये समझने की बात थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 0.1 एक हाफ लाइन में 0.05 रह गया होगा, अगली हाफ लाइन में 0.025 रह गया होगा, तो ये 0.025 मीन्स 2 हाफ लाइफ चल गई और टोटल टाइम 40 मिनट लगा। तो 40 मिनट में
2 हाफ लाइफ चल गए तो एक हाफ लाइफ 20 मिनट की होगी। अब भी अगर नहीं मान लो कर पा रहे हो तो फिर सिंपली ऐसे, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा लेकिन सिंपली ऐसे चले जाओ, के निकाल लो। तो के 2.303, टी 40 दिया हुआ है, लॉग इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 0.1 थी, फाइनल क्वांटिटी कितनी थी 0.025 थी। ऐसे भी जा सकते हो, क्या मतलब कैलकुलेट, लॉग आसान है तो ज़्यादा लेंदी भी नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा इस रास्ते से भी जा सकते हो। तो क्या करें, यहाँ पे 2 0 बढ़ा लें, 3 नीचे, 3 डेसिमल के बाद ऊपर, डेसिमल हटाइए 25 का 100 में भाग दे दो, 4 आ गया, लॉग 4 बराबर 0.6, तो ये मुझे मिल जाएगा 2.303 इंटू 0.6 अपॉन 40। अब इसको सॉल्व करके देख लो के को, देखो वही के मिलता है कि नहीं जो यहाँ पर हमको मिल रहा था, मुझे तो लग रहा मिल जाएगा। तो अब मैंने के यहाँ पर ले लिया है 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गया है मेरा 0.0345। हाँ तो वही आ गया, वही लगभग आ गया। 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो बस मेरा 345 है, यहाँ 347 है। तो इससे भी ये वाली वैल्यू भी आप के में पुटअप कर सकते हो, दोनों रास्तों से जा सकते हो। ओवरऑल आंसर 3rd आएगा। 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव सिमेट्रिकल एल्कीन। भैया एल्कीन पहले पहचानो, जैसे हेक्सीन 2 मुझे तो नहीं लग रहा सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सीन 2 है। 1 2 3 4 5 6 और 2 नंबर पे हेक्सीन 2 है। अब आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ 0 0 आई मीन ऑक्सीजन, आजकल O और 0 एक ही चीज़ हो गई है ना, तो ऑक्सीजन आ गया। अब ये इधर भाई, इधर आपके डबल बॉन्ड के एक मेथाइल है, इधर आपका प्रोपाइल है, तो सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो ये सिमेट्रिकल ना होने की वजह से इस ऑप्शन को तो हम कर नहीं सकते। अब जहाँ तक बात रही 2,3 डाईमेथिल ब्यूट 1 इन की, ये भी गड़बड़ हो गया, सिमेट्रिकल नहीं है। कैसे 1 2 3 4 बना लिया और ब्यूट में 1 डाल दिया और 2 पे एक मेथाइल लगा है, 3 पर एक मेथाइल लगा है, 2,3 डाईमेथाइल ब्यूटीन, ये फॉर्मूला है इसका। क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं। तो ऐसे भी देख सकते थे। अब इसको यहाँ से कट करोगे, इधर CH2, इधर ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो ना ये हो सकता है ना ये हो सकता। अब ये दोनों जरूर सिमेट्रिकल हैं। हेक्सीन 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 पे डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर भी 2 कार्बन उधर भी 2 कार्बन, सिमेट्रिकल है। अब भाई आगे बढ़ाते हैं, तो ये ऑक्सीजन डिवाइड कर दिया। अब मेरे को मिल गया CH3 CH2 CHO और यहाँ पे मिल गया CHO CH2 CH3, ये पॉसिबल है। अब मोलर मास 58 है, तो मोलर मास जोड़ लीजिए, कार्बन के 3 हैं तो 3 × 12 प्लस हाइड्रोजन 3 2 5 और 6 है तो 6 × 1, ऑक्सीजन 1 है 16, तो 36 + 6 + 16, देखो कितना आ रहा है, 36 और 6 42 52 और 58 आ रहा है, यही आंसर हो गया। अब ब्यूट 2 इन भी सिमेट्रिकल है बट उसका मोलर मास नहीं मैच करेगा, तो मिला लेना। द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन A + 2B प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, A is taken in large excess, the order of the reaction will be। अब अगर ये एक्सेस में है तो ये कैलकुलेट नहीं करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, तो बस B1 हो जाएगा, तो इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 65 का मेरा सेकंड ऑप्शन सही माना जाएगा। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा ये बात हो गई है
कि ये शायद बनाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर तुम्हारा 2 लिख दिया गया तो फिर ऑर्डर 2+1 3 ही मानी जाएगी, या तो पहले से ये रिएक्शन ऐसे हो रही होती, ये A+2B है और मुझसे कह देता कि ये एक्सेस में है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा फंसा दिया, और ये एक्सेस में है और ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो मैं ये ना देता मुझे, तो मैं यहाँ पे कह देता कि ये यहाँ पर 2 लिखा है, यही पावर होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड हो जाएगी, या फिर इसको एक्सेस बता देता तो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए की फर्स्ट बता देता। बट इन्होंने ए को लार्ज एक्सेस में ले लिया और ये फॉर्मूला भी दे दिया, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो 2+1 3 ही होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में यहां पर 0 होना चाहिए था, क्योंकि एक्सेस में है तो वहां पावर 0 रहेगी और उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और b की पावर 1, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो 65 का सेकंड अभी हम लोग कर रहे हैं। प्रोपाइल बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट टू गिव। अरे भाई ये तो हो गया प्रोपाइल बेंजीन ब्रोमीन के साथ लाइट और हीट, तो ब्रोमीन के साथ लाइट और हीट मीन्स एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सी बात है। तो मैं पहले प्रोपाइल बेंजीन बना लेता हूं, ये प्रोपाइलिक बेंजीन बना लिया, क्योंकि इन्होंने प्रोपाइल बताया नहीं है, नॉर्मल प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि नॉर्मल ही प्रोपाइल होगा, क्योंकि इन सब में नॉर्मल प्रोपाइल दिया हुआ। अभी सर ये देखिए ये वाला तो गलत हो गया, क्योंकि ये ब्रोमीन के साथ तब रिएक्शन होती जब FeBr3 या Fe या कोई लुईस एसिड लेता, तो ये पॉसिबिलिटी होती। अब उन्होंने लाइट और हीट ले ली तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इस पे हम लोग यहां पर देख लेते हैं, Br2 Hν या अल्ट्रावायलेट रेस UV, और हीट भी कर सकते हैं, हीट। तो ऐसे समय में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगेगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन लगेगी, और वो भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या अल्फा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये C डबल बॉन्ड C ये एलाइलिक कार्बन है, तो इस पे अटैक होना चाहिए ब्रोमीन का, तो मुझे जो मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये मेरा इसमें तो यहाँ कॉर्नर के 1 डिग्री पर अटैक कर रहा है, ये हो नहीं सकता। इसमें यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ये 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th वाला मेरा मैच हो रहा। ये ऐसे नहीं बनाओ तो ऐसे बना दो, सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 67, वन ऑफ द कॉमन अल्कोहल यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कीटल कार्बोनिल ग्रुप, एनसीईआरटी से लिया गया है। आपने एसिटिल फॉर्मेशन पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है जब हम लोग किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो 1 मोल अल्कोहल डालने पर हेमी एसिटल बनता है, 2 मोल अल्कोहल डालने पर एसिटल बनता है। लेकिन ये रिएक्शन कीटोन से बहुत स्लो होती है। कौन सी रिएक्शन? अल्कोहल की कीटोन से रिएक्शन। लेकिन अगर तुमने डाईहाइड्रिक या ग्लाइकोलिक अल्कोहल ले लिया तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है और इसकी रिएक्शन हमने एथाइलिन ग्लाइकॉल से कराया। बोर्ड तो दिख ही रहा है भाई। तो आप इसको वाटर निकाल दीजिए।
और इससे मुझे ये मिल जाएगा CH3 CH3 O यहाँ नहीं, यहाँ पे C के साथ एक O, दूसरा O, CH2 इसे हम लोग कीटल कहेंगे, साइक्लिक कीटल। तो ये किससे बनेगा? एथाइलिन ग्लाइकॉल से, क्योंकि ग्लाइकॉल ही हमारा डाईहाइड्रिक है, ये मोनोहाइड्रिक है, ये अमीन है, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक है, तो डाईहाइड्रिक के साथ ये अच्छा रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का फर्स्ट आंसर। 68 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 100 इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द 4 स्पीसीज वर 1 मोलर ईच देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D। चलिए भाई निकालते हैं। ये मुझे रिएक्शन मिली हुई है A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस D T इक्वल टू 0 टाइम पर जब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे थे तो इसके 1 मोल ले लिए 1 लीटर में कंटेनर में। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो इसमें से मान लीजिए x निकल गया, इसमें से x निकल गया, इसमें x बन गया, इसमें x बन गया। अब बाबू k अगर निकालने जाओगे, मतलब k की वैल्यू दी हुई है, तुम्हें तो d निकालना है, यानी अगर तुम्हें x पता चल जाएगा तभी तुम 1 + x कर पाओगे। तो k निकालने के लिए मेरे पास c का एक्टिव मास, d का एक्टिव मास, पावर अच्छा 1 1 होगा, कुछ बताया है नहीं बैलेंसिंग नंबर, a का एक्टिव मास और b का एक्टिव मास, ये रखना होगा। अब ये रखना होगा तो अभी c 1 + x है, d 1 + x है, तो 1 + x का पावर 2 कर सकते हैं, और ये 1 - x है, ये 1 - x है, तो 1 - x की पावर भी 2 कर सकते हैं। और ये कितना आ गया? 100 के बराबर। अब ये पावर 2 को ऐसे ले आइए, 100 की पावर हाफ 1 + x 1 - x, तो 100 की पावर हाफ यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 हो जाएगा। 10 में 1 - x मल्टीप्लाई करोगे, 1 + x, x तुम्हें सॉल्व करके निकालना है। तो अपन के पास आ गया 10 - 10x इक्वल टू 1 + x, तो ये आ जाएगा 9/11x। तो 9/11 कर लेते हैं, देख लो भाई फास्ट करने में, कहीं 10 में से 1 गया 9 और ये 10x उधर गया, प्लस x हो गया 11x, तो x बराबर 9/11, 9/11, 9/11, 9/11 आ गया मेरा 0.818, 0.818 अगर आ गया है मेरा x, तो d होगा 1 + 0.818, तो 1 + 0.818 सेकेंड आ जाएगा। तो D का मोलैरिटी इक्विलिब्रियम पे 1 + x है, 1 + 0.818 1.818, 68 का सेकेंड ऑप्शन मेरा सही होगा, मिला लीजिएगा। 69 एक कन्वर्जन आ गया, टॉलिन के साथ KMnO4 ले आएंगे, तो KMnO4 बच्चा लाने पर, हालांकि यहाँ पूरी बात लिखनी चाहिए थी कि KMnO4 ले आए तो KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में लाए या एसिडिक मीडियम में लाए। अल्कलाइन मीडियम लाए तो पोटेशियम सॉल्ट बनता, पोटेशियम बेंजोएट बनता। अगर यहाँ पे एसिडिक मीडियम लाते तो सीधा सीधा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, लेकिन हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कुछ नहीं दिया तो एसिडिक मीडियम होगा, तो बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड का SOCl2 से रिएक्शन करेंगे, SOCl2 से, तो ये मुझे बेंजोइल क्लोराइड मिल जाएगा। ये यहाँ से ये HCl निकल जाएगा और SO2 निकल जाएगा और एक Cl जाके CO पे जुड़ जाएगा। बेंजोइल क्लोराइड का मैं H2 और पैलेडियम से बताओ कौन सी रिएक्शन है? सब बच्चे पहचान गए, रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन, RR की जगह RMD कर दे रहे हैं। पहले ले आओ रोजेन, फिर ले आओ मुंड और फिर ले आओ रिडक्शन, RMR, RMD नहीं RMR। तो क्या होगा? ये बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, सिंपलेस्ट एकदम।
बेंजल्डिहाइड कहाँ दिया है, 4th ऑप्शन में दिया। तो 69 का अपन लोग 4 लगाएंगे, 4 के साथ जाएंगे। अच्छा पेपर है, खूब मज़ा आया होगा आप लोग को। यहाँ पर ग्रिग्नॉड रीजेंट से रिएक्शन की, CH3C डबल बॉन्ड OH में जब हम लोग ने ग्रिग्नॉड रीजेंट लिया और हाइड्रोलिसिस कराई, तो ग्रिग्नॉड रीजेंट का ये जो CH3 है बालक मेरे, ये जाके इस C पर जुड़ जाएगा और इसका जो O है वो OH में बदल जाएगा। तो CH3CO बदल गया OH में, और ये H जैसे था वैसे रहा, और ये मेरे को मिल गया यहाँ पे CH3, ये CH3 मिल गया। अब H2SO4 के साथ हीट करने पर यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो मुझे एक एल्कीन मिल जाएगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये भैया ये जो H3 है इसको आप ऐसे लिख लो H2H। अब आप यहाँ से वाटर रिलीज करा दो, तो अब इसके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आ गया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको कि हम लोग HBO के नाम से जानते हैं, टर्मिनल पोजीशन पर या जहाँ पे क्राउडिंग कम होती है जिस कार्बन पे, उस पे OH ग्रुप आके अटैक कर देगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन भी इसको बोल सकते हो। तो मुझे प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल मिल जाएगा। अब मुझसे कह रहा है कि ये कौन है एक दूसरे के, कौन कौन कंपाउंड A एंड C, A एंड C एक दूसरे के कौन कौन है। तो A का नाम सर क्या था, A का नाम था प्रोपेन 2ऑल, और इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1ऑल। तो प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन 1ऑल पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। तो 70 का हम लोग सेकेंड ऑप्शन मानेंगे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। A से B बना K1 2 है, बना लीजिए। A से B बना K1 इक्वल टू 2 है। B से C बना K2 इक्वल टू 4 है, बहुत इजी। C से D बना K3 इक्वल टू 3 है। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। मुझे जो इक्वेशन चाहिए वो A से D चाहिए। A से D इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 अगर आप करेंगे तो आपको ये B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, A रिवर्सिबल D मिल जाएगा। A रिवर्सिबल D। आपको तो मालूम है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्शन अगर ऐड कर रहे हो तो उनके K मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 इंटू 4 इंटू 3 तो 24, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवेंटी 71 का थर्ड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 72। 40 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है और 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl में मिला रहा है। देखो, जब कभी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिले और इस तरीके से फाइनल सॉल्यूशन की तुमसे pH वगैरह पूछे तो फॉर्मूला लगाया करो NV इक्वल टू N1 माइनस N2V2 अगर स्ट्रांग हो तो। लेकिन अगर एक वीक है, बेस वीक है, एसिड स्ट्रांग है, या एसिड वीक है, बेस स्ट्रांग है, ऐसे स्थिति में बाबू या तो लगेगा बफर या तो लगेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। उसको रिएक्शन तुम्हें देखना पड़ेगा। और या रट सकते हो तो ये समझ लो कि अगर मेरा वीक बेस ज़्यादा है और जो एसिड है वो कम है, वीक बेस ज़्यादा और एसिड कम है, तो मेरा बफर लग जाएगा। और अगर मेरा एसिड ज़्यादा है और वीक बेस कम है
तो मेरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लग जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं आपको। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग HCl से करा रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा, ये हमारे पास है। अब मैंने यहाँ पे देखा NH4OH के T बराबर 0 समय पर, यानी रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही थी, तो NH4OH के मिलीमोल निकालो, मिलीमोल। तो मिलीमोल बाबू आ जाएंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, 0.1 इंटू 40 यानी 4। और HCl के मिलीमोल निकालोगे तो ये आ जाएंगे 20 इंटू 0.1 यानी कि 2। उस समय ये लोग 0 हैं। अब रिएक्शन जब हुई तो इसके 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करते हैं, तो आफ्टर रिएक्शन तो इसके 2 मिलीमोल इसके 2 मिलीमोल से रिएक्शन कर लेंगे और इसके 2 और इसके 2 बना देंगे। अब इसके 2 बचे, इसके भी 2 बचे फाइनली। तो जब सॉल्यूशन हमने देखा तो सॉल्यूशन में वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बचा मिला, तो बफर बन गया। अब क्योंकि बेस के साथ था तो बेसिक बफर होगा, तो बेसिक बफर होगा तो आपका फॉर्मूला लगेगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये फॉर्मूला लगेगा। अब PKB इन्होंने दिया 4.74, तो 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का एक्टिव मास अपॉन बेस का एक्टिव मास। तो सॉल्ट का एक्टिव मास 2 है, बेस का एक्टिव मास 2 है, कैंसिल हो गया, 4.74 आ गया है। या तुमने याद भी किया होगा कि जब हमारा सॉल्ट का एक्टिव मास और बेस का एक्टिव मास बराबर होता है तो जो POH होता है वो PKB के बराबर होता है। अब लेकिन मुझे निकालना क्या है, pH निकालना है, तो pH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस, अच्छा कई बच्चे यहीं pH लिख देते हैं, गलती कर देते हैं। कई लोग ये POH लिख के ही आंसर कर देते हैं, 4.74 आंसर दिया भी हुआ है। तो 14 माइनस 4.74 यानी 9.26। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें गड़बड़ मत करिएगा। तो आंसर कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, सबकी सहमति से डिसाइड हो गया, थर्ड, 72 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम per decimeter cube of urea is isotonic with 5% solution of non-volatile solute. The molecular mass of this non-volatile solute is, isotonic है भाई साहब, तो isotonic है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, WRT इंटू I अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V, WRT अपॉन I मॉलिक्यूलर वेट इंटू V। अब वेट अलग होगा, मोलर मास अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा, वेट अलग होगा, मोलर मास अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा, I1 अलग हो सकता है, I2 अलग हो सकता है, लेकिन RT हमारा सेम रहता है। तो RT से RT कैंसिल कर लिया। कुछ लोग इसको C1 RT बराबर C2 RT से याद कर लेते हैं, कुछ लोग परसेंटेज के साथ एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको। आप हो सकता है फास्ट करने के लिए कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो W भैया 10 ग्राम है और ये यूरिया का I1 होता है। I मीन्स वांट ऑफ फैक्टर, अगर एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो I1 होगा। 10 इंटू 1 और मॉलिक्यूलर वेट 60 दिया है और डेसीमीटर क्यूब एक डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग
मान लो लीटर में ही रखते हैं, तो हम लोग लीटर में 1 लीटर रख दिया, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब इधर पहुंचे, W2 कह रहा है कि 5%, तो वेट 5 ग्राम है। 5% मीन्स 100 ml में 5 ग्राम घुला है। और ये बताया नहीं है ये कैसा है, नॉन वोलाटाइल है बट इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं बताया, मैंने I1 कर लिया। मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है और V2 हो जाएगा 100 ml, लीटर में बदलोगे तो 100/1000। अब चलिए सॉल्व करते हैं भाई, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और मोलर मास इधर ले आइए, मोलर मास इधर ले आइए। ये 5 इंटू 1000, ये 1000 ऊपर चला गया और 100 यहीं रहेगा, और ये 60 का 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 300 आ जाएगा कैलकुलेट करके, तो 300 ग्राम पर मोल। सेकंड ऑप्शन 73 का हम लोग सही बताएंगे। (74) बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन ऑल द ऑर्बिटल ऑफ n+l? भाई साहब n+l बराबर 5 है, तो इसके देखो कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी। जैसे मान लो हमने मान लिया कि n बराबर 5 है तो l बराबर 0 होगा, n बराबर 4 होगा तो l बराबर 1 होगा क्योंकि टोटल 5 लाना है, n बराबर 3 होगा तो l बराबर 2 होगा। अब ये n बराबर 2 l बराबर 3 संभव नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू n से ज्यादा क्या बराबर भी नहीं हो पाएगी। तो मेरे पास ये 3 सेट आ गए। अब इसमें ये s है, ये p है, ये d है। s के पास 1 ऑर्बिटल होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास 3 ऑर्बिटल होती है 6 इलेक्ट्रॉन, d के पास 5 ऑर्बिटल होती है 10 इलेक्ट्रॉन। मेरे को मिल गया 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा सही हो गया। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? कई बार आपने इसकी प्रैक्टिस की है। जिसके पास CH3CO ग्रुप हो या जिसके पास CH3CHOH ग्रुप हो वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला COH है, ये पास हो गया। आइडोफॉर्म इज टेस्ट गिवन बाय, अभी देखो नीचे ऑल ऑफ दीज भी है और मुझे लग रहा था पहले ही ऑप्शन बस लिख दूं, अच्छा हुआ बच गए। तो एथेनॉल को भी चेक कर लो। एथेनॉल CH3CHHOH, ये जो G है ये H हो सकता है, ये R हो सकता है, ये AR हो सकता है। तो ये भी ओके हो गया, 2 ओके हो गए तो ऑल ऑफ दीज तो हो गई। फिर भी पेंटेनोन 2 भी लिख लेते हैं। पेंटेनोन 2 आप जानते ही हो, CH3CO CH2 CH2 CH3, इसके पास भी CH3CO ग्रुप है, इसके पास CH3CHOH है, इसके पास CH3CO ग्रुप है, इसलिए ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 51 to 75 डिस्कस किया आप लोग को। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन मोटो है कि आप लोग कितना अच्छे से समझ लें कि जिससे अच्छी रैंक से आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। थैंक यू बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग बच्चा FST का पेपर डिस्कस करने चल रहे हैं और शुरू वाले क्वेश्चंस 51 से लेकर 75 तक संजीव सर ने डिस्कस किया है। 76 ऑनवर्ड वाले क्वेश्चन बेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आ जाए क्वेश्चन नंबर 76। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन ऑफ द फ्लोरीन। देखिए नेगेटिव साइन के साथ बात कर रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं बच्चा? फ्लोरीन के लिए। नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन
इज लेस देन दैट ऑफ द क्लोरीन ड्यू टू। होता क्या है कि जब आप फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन में 2p है और क्लोरीन में क्या हो जाता है 3p। 2p की साइज क्या है छोटी, 3p की साइज क्या होती है बड़ी। तो जब 2p में एक इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, साइज छोटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन आने में क्या होता है मुश्किल, ईजिली नहीं आ पाता। जबकि क्लोरीन के केस में साइज बड़ी होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन का आना क्या होता आसान। तो इसलिए फ्लोरीन हो जाता लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। तो बोल रहे हैं कि नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन द क्लोरीन ड्यू टू बिगर साइज ऑफ 2p। नहीं, 2p की साइज क्या है, बिगर नहीं, छोटी होती है। स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, इसकी साइज छोटी है। 2p ऑर्बिटल्स भी क्या है 3p के तुलना में छोटे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से आ पाएगा अंदर। तो ये रीजन आपको मिल गया। सेकेंड, फिर स्मॉलर साइज ऑफ क्लोरीन एटम बेकार की बात है और हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी से कुछ लेना लाना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सेकेंड इज राइट आंसर। अगले में जाइए। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले बेटा इन्होंने दिया है कलर ऑफ YB+3 इज पिंक। अगर हम लोग इसकी बात करें और आप एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी ने क्लियर कट एक लाइन दी है कि नाइदर La+3 नॉर Lu+3 आयन सोज एनी कलर, रेस्ट डू सो। मतलब इन दोनों को छोड़ दिया जाए, बाकी लोग कलर शो करते हैं, राइट। लेकिन जब आप दूसरी किताबें देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो YB+2 के लिए इन्होंने क्या दिया, कलरलेस दे रखा है। एनसीईआरटी कहता है कलर शो करेंगे, लेकिन कौन सा कलर शो करेंगे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो इतना लाइट कलर है, वो भी कंडीशन बेस्ड है, कंसंट्रेशन बेस्ड है, कि आप उसे कलरलेस बोल सकते हो। तो पहली बात ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, और इन्होंने पूछा भी यही नॉट करेक्ट, ठीक। तो अगर ये पिंक ना दिया जाता, बोला जाता कि कलर्ड होगा, तब भी चलिए हम मान लेते। कोई लाइट कलर भी अगर थोड़ा बहुत होगा कि ऑलमोस्ट कलरलेस के आसपास होगा, तब भी हम लोग मान लेते। लेकिन पिंक कलर लिखा है, इसलिए बच्चा ये भी आंसर आपका गलत हो गया। और फिर कह रहे हैं La+3 आयन पैरामैग्नेटिक। नहीं भाई, La+3 अगर La के ऊपर आपने +3 चार्ज लगा दिया तो नोबल गैस अंदर बचेगी, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। तो अगर नोबल गैस बचेगी, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 की अगर आप बात करेंगे तो दो आंसर आपको सही दिख गया। एक है कलर ऑफ YB+3 आयन इज पिंक, पहली बात ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। और lanthanum+3 आयन इज पैरामैग्नेटिक, ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। अगर पिंक ना देते तब भी एक बार हम लोग कहते चलो ठीक है भाई, चूंकि एनसीईआरटी को माने और एनसीईआरटी कहती है बाकी लोग कलर होंगे, तो कलर में कोई बहुत लाइट कलर भी कलर हो सकता है। हाँ, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो लिखा है कलरलेस, तो इस बिहाफ पे भी दो आंसर आपके सही हो गए। 77 का फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ब्लड रेड कलर। देखिए ब्लड रेड कलर और किसके साथ देना है, लिसग्ने एक्सट्रैक्ट ट्रीटेड विद द अल्कली और फेरिक क्लोराइड। कह रहे हैं इसमें से कौन सा ब्लड रेड कलर देगा। तो अगर ब्लड रेड कलर आपको चाहिए तो आपको जो ब्लड रेड कलर का मिलता है कंपाउंड, वो मिलता है CNS का होल थ्राइस। ये ब्लड रेड है। इसका मतलब है हमको एक ऐसा यहाँ से चाहिए, एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एनालिसिस कर रहे होंगे जिसके अंदर दोनों नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होने चाहिए। अब जरा आप थायोयूरिया के पास आ जाइए। अगर आप थायोयूरिया की बात करेंगे क्या लिखे, NH2 CONH2 होता है, और चूंकि थायोयूरिया क्या हो जाएगा, CSNH2। तो यहाँ बच्चा आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और सल्फर भी मिल जाएगा। और अगर लिसग्ने टेस्ट में आप जा रहे हो, नाइट्रोजन सल्फर दोनों हैं, तो आपको ब्लड रेड कलर का ये कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाता है, एक साल्ट मिल जाता है। तो आंसर अगर हमको देना है तो आंसर क्या हो जाएगा, थायोयूरिया। यानी नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उस कंपाउंड में होना चाहिए अगर ब्लड रेड कलर आपको मिल रहा है। तो 78 का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर देखना है बच्चा। अगर हम लोग BCl3 की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, तो एंगल क्या हो जाएगा, 120। NH3 की बात करते हो तो 107.5 या 107 के आसपास ये होता है। और PCl3 का अब ये एक तरह से देख लो डेटा बेस क्वेश्चन हो गया, करीब करीब 103 के आसपास ये होता है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 120, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। यानी ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने बॉन्ड एंगल निकालने के लिए पैरामीटर्स पढ़ रखे हैं, उस पैरामीटर से नहीं हो पाएगा, बल्कि आप कह सकते हो ये क्या हो गया, डेटाबेस क्वेश्चन हो गया।
अगला क्वेश्चन कर रहे हैं द बॉन्ड ऑफ फैक्टर फॉर दिस इज, अच्छा इफ 75% डिसोसिएट, इन्होंने एक साल्ट दे रखा बेटा और कह रहे हैं इसके लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर बताइए अगर ये 75% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक, तो अगर बॉन्ड ऑफ फैक्टर के लिए हम लोग फार्मूला लिखें तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर है 1 प्लस n-1 अल्फा। ये क्या हो गया भाई, हाँ यही ठीक। अरे भाई ये रुको यार, ये मिटाने वाला जो एक साथ वाला वो पूरा क्वेश्चन वैश्चन सब मिटा देता है। चलिए फिर से आ जाते हैं हम लोग। तो फार्मूला अगर हम लोग लिखें बेटा तो I बराबर है 1 n-1 अल्फा। आइए जरा देखा जाए। सबसे पहले n की बात करो कि कितने आयंस मिलेंगे, फिर चूंकि 75% डिसोसिएट हो रहे हैं इसका मतलब अल्फा की वैल्यू ले लो। अगर आपको लेना हो तो 75% डिसोसिएट आप करवा रहे हो तो 75% का मतलब क्या हो गया 0.75। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 हो गया और इसके बाद क्या है 1 प्लस है भाई। n की वैल्यू देखो 3 पोटेशियम मिल जाएगा और a के मिल जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो गई 4-1। और अल्फा की बात करो 75% डिसोसिएट हो रहा है इसका मतलब 0.75। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आ गया 3, 1 प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाय का किससे करना है 0.75। 1 प्लस जब इसे आप करोगे तो 2.25 इसे जोड़ लिया तो क्या आ गया भाई 3.25। तो देख लो 3.25 आंसर कहाँ आ जाएगा। तो आपको सिंपली इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। यहां नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे 3 इसके और इसके क्या मिल जाएंगे 4। तो n की वैल्यू 4 हो गई। 75% डिसोसिएट कर रहा है इसका मतलब अल्फा की अगर वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपको मिल गया 3rd। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वुड एक्सर्ट मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब क्या है जो सल्यूट है उनके मोल्स क्या चाहिए ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ अगर आप देखो तो देसी नॉर्मल, यानी अगर वॉल्यूम की बात कंसंट्रेशन की आप बात करो तो सबका कंसंट्रेशन इन्होंने क्या दे रखा है सेम। अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बच्चा हम लोग फार्मूला लिखें तो पाई बराबर क्या होता है ICRT, पाई बराबर है ICRT। I बॉन्ड ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन सबका क्या है सेम, R और T सबके लिए क्या है सेम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जा रहा है देखो I के, ये चीज तो क्या हो गई कांस्टेंट आपका कांस्टेंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया फाई के। अब आप इसको चेक कर लो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्युमिनियम का सल्फेट। अगर आप एल्युमिनियम सल्फेट लिखें तो फार्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब देखो कितने आयंस यहाँ मिल जाएंगे 2 ये और 3 ये, कितने आयंस मिल गए हैं 5। दूसरे वाले को देखिए क्या लिखा है, लिख रहे हैं बेरियम का क्लोराइड BaCl2 है। अगर BaCl2 में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ आयंस कितने मिल गए 3। तीसरे में देखिए कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड, नंबर ऑफ आयंस कितने मिल जाएंगे 2 और यहाँ KCl नंबर ऑफ आयंस कितने मिल जाएंगे 2। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, जिसके लिए I की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर सॉरी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया आपका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द pH ऑफ सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग 100 ml ऑफ A हैविंग pH 3 एंड 100 ml ऑफ B हैविंग pH 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग H आयन कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। अगर H आयन कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे तो पहले वाले सोल्यूशन का अगर H आयन कंसंट्रेशन निकालने तो क्या आ जाएगा 10⁻³ क्योंकि pH 3 दिया है मल्टीप्लाइड बाई 100। दूसरे वाले का pH क्या दिया है 5 तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई 100।
और दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया भाई 200। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे हम लोग कर लेते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक। और ये 100 इससे कट गया, नीचे क्या आ जाएगा 2। तो फाइनल अगर इसको हम लोग देखें तो 101 आ गया। 101 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 50 के आसपास आ जाएगा। तो 50 इंटू 10 टू द पावर -5। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हमारा एच आयन कंसंट्रेशन आ गया। और अगर एच आयन कंसंट्रेशन ही आ गया तो अब हमें पीएच निकालना है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, पीएच बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस log 5, और log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.7, तो 4 माइनस 0.7, तो करीब करीब आ जाएगा 3.3 के आसपास। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। इन द रिएक्शन आपने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, आपने एसिड ले रखा है, एसिड को एल्कोहल में, तो इसका मतलब यहाँ आपको मिल जाएगा सेम कार्बन का, तो C2H5OH, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या मिल गया एल्कोहल। PCl5 एक हेलोजेनेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा C2H5Cl, एल्काइल हैलाइड बन गया। और अब आप कर रहे हो एल्कोहलिक KOH, इसमें क्या होगा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर लेंगे। और जब अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो यहाँ से Cl ले लिया और यहाँ से क्या निकाल देंगे H, तो अल्टीमेटली ये हमको क्या मिल जाएगा भाई C2H4, और C2H4 का मतलब क्या हो गया भाई एथिलीन। आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। एसिटाल्डिहाइड नहीं, एसिटाइलिन नहीं, एसिटाइल क्लोराइड नहीं, तो क्या हो गया एथिलीन। तो आंसर क्या हो गया एथिलीन। सी के बारे में पूछा गया है, तो सी क्या हो गया C2H4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमर। बच्चा अगर इसको आप देखेंगे तो ये कंडीशन कौन सी है आपकी, MAA का होल थ्राइस, यह ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। अगले में जाओ, ये कंडीशन कौन हो गई, MAA का होल ट्वाइस B2, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। कंडीशंस याद होनी चाहिए भाई, और कोई तरीका नहीं है। इसमें देखो सारे मोनोडेंटेट हैं, अगर सारे मोनोडेंटेट हैं तो ये क्या है MA3B3। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आए तो यह GI में भी एक स्पेशल GI शो करता है जिसे आप फेशियल मेरिडाइनल बोलते हैं। लेकिन अगर सारे मोनोडेंटेट है और ऑप्टिकल आइसोमर शो करना है तो जो कंडीशन एप्लीकेबल है वो होती है बच्चा MA2B2C2 हो सकता है, या MABCDEF। सारे के सारे अगर मोनोडेंटेट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो ये 2 ही कंडीशन है जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करती है। तो इन्होंने बोला ही है कि इसके जो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करे, तो अगर थर्ड वाले ऑप्शन को आप देखेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने की जो कंडीशन है उससे मैच करना नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 85। चल देखा जाए, अ पिस्टन फिल्ड विद इतना मोल, यानी मोल की वैल्यू आपको मिल गई है। एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम ml में दिया बच्चा, जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ दिस, टेम्परेचर सेल्सियस में है, वैल्यू पुट करते समय केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब इतना जूल, 208 जूल ऑफ हीट, द वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस विल बी। ठीक, सबसे पहले यहाँ देखिए जरा, ये बोल रहे हैं कि हो क्या रहा है एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब है वर्क कौन कर रहा है सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसका मतलब W क्या हो जाएगा नेगेटिव, वर्क क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव। ठीक, अच्छा दूसरी बात पे आ जाते हैं। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करें तो हम लोग बोलते हैं डेल्टा E बराबर है Q प्लस W। ठीक, और टेम्परेचर जो इन्होंने दिया है यहाँ देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इसका मतलब डेल्टा E क्या हो जाएगा 0। तो 0 बराबर क्या है Q प्लस W। तो अच्छा W नेगेटिव है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसको इधर ले आए या इसको इधर ले जाए तो Q बराबर क्या है माइनस W। W नेगेटिव और Q क्या हो जाएगा पॉजिटिव।
और Q कितना दे रहे हैं, एब्जॉर्ब कितना हीट, 2.08 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो दोनों का रिलेशन क्या है, अगर Q पॉजिटिव है तो W क्या है, नेगेटिव। तो आंसर आप देख लीजिए, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पॉजिटिव में आ गया, और वर्क क्या है, नेगेटिव में। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। हाँ, अब कहते हो भाई यहाँ इन्होंने इतना डेटा सब दे रखा है, हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अगर मान लीजिए निकालना है, तो फार्मूले के लिए आपने देखा होगा कि W बराबर है -2.303 nRT log V2 अपान V1। या तो आप फार्मूले, ये तो इससे हो गया। अगर फार्मूले का आप इस्तेमाल करें तो हम लोग फार्मूले के क्या इस्तेमाल करें, W बराबर है -2.303 nRT log V2 अपॉन log V1। 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और वैल्यूज देखो, इन्होंने यहाँ वैल्यूज आपको लॉग की भी दे रखी है, या तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए, तब भी आंसर आप फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे। pH ऑफ 10⁻⁻7 मोलर HCl इज लेस देन 7 at 25। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे अगर आप निकालेंगे कि ये आपने pH दे रखा है, देखिए ये आपने pH ऑफ इतना मोलर, यानी आपने H आयन कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁷, तो लगता है कि pH 7 आना चाहिए, pH 7 आ जाएगा। लेकिन इसमें होगा क्या, वाटर के H आयन भी ऐड हो जाएंगे, इसलिए pH क्या है, 7 से थोड़ा सा कम आएगा, स्लाइटली कम आएगा। तो ये बोल रहे हैं लेस देन 7, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हो रहा है, एट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ HCl कंट्रीब्यूशन ऑफ H आयन फ्रॉम वाटर इज कंसिडरेबल, यानी जो वाटर का H आयन कंसंट्रेशन है वो भी इसके HCl के कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में ऐड कर देते हैं, इसीलिए pH 7 से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम। अदरवाइज वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे तो pH 7 आ जाएगा, लेकिन है एसिड तो pH 7 तो होगा नहीं, 7 से कुछ कम ही आएगा। तो ये कहाँ से कम हो गया, तो हाइड्रोजन जो वाटर है उसके भी H आयन कंसंट्रेशन भी इसमें ऐड करते हैं हम लोग, तब pH आ जाता है 7 से कम। तो इसका मतलब है असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ऑन डिहाइड्रेशन विथ कंसंट्रेट H2SO4 एट दिस प्रीडोमिनेंटली फॉर्म। अच्छा, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन है, तो यहाँ जरा देखिए, जब आप H आयन जब ये क्या करेगा, वाटर को निकालेगा। जब वाटर निकलेगा तो आपको मिल गया एक कार्बोकेटायन, यहाँ क्या लगा CH3, और क्या ये है CH2+। 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, कैसा है, अनस्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी, अब इसको अगर हम लोग स्टेबलाइज करें यानी रीअरेंजमेंट करवाएं, तो जरा देखिए अगला क्या कर सकते हैं। ये CH3 है, और यहाँ जो एक हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन का शिफ्ट हम करवा दें तो यहाँ हमको मिल गया क्या, CH3, और ये क्या है, प्लस यहाँ आ गया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, यानी ज़्यादा स्टेबल है, राइट। ये ज़्यादा स्टेबल आपका एक कार्बोकेटायन बन गया। लेकिन हम लोग को क्या करना था, यहाँ से हमने OH निकाला है, तो अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी तो कहीं न कहीं से निकालना होगा। अब हम लोग यही देख रहे हैं कि हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ से, और हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन वहाँ से निकलेंगे जहाँ से जो एल्कीन बन रही है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल कब बनेगी, जब अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्कीन के पास सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ अगर हम लोग पॉसिबिलिटी देखें तो जरा देखो कितने तरह की एल्कीन हम लोग यहाँ बना सकते हैं। एक तो ये हो गया कि हम यहाँ से निकाल दें, अगर यहाँ से हम लोग निकाल दें एक हाइड्रोजन, तो यहाँ देखो एक ही हाइड्रोजन है। अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया। और अगर आपने ये डबल बॉन्ड बना दिया तो अब इसके अल्फा हाइड्रोजन जरा चेक कर लो, इधर अल्फा हाइड्रोजन 3, इधर 3, 6 इधर हो गए, और यहाँ देखो 2 इधर मिलेगा, 2 इधर मिल जाएगा, तो 2 यहाँ मिल जाएगा और 2 यहाँ मिल जाएंगे, तो 2 2 4 ये हो गए, 6 4 10 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए, राइट। अगली कंडीशन में आते हैं, मतलब ये तो आंसर है आपका, लेकिन यहाँ 10 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन में आपने हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया, इससे निकाल दिया, तो यानी इसमें आपको 10 मिल जाएंगे, ठीक, ये आंसर है। लेकिन दूसरे वाले में आप देख लो कि एक विकल्प हमारे पास ये भी तो था कि अगर ये प्लस यहाँ से है तो हाइड्रोजन हम यहाँ से निकालते, तब वाटर को निकालते। तो अगर हाइड्रोजन हम वाटर निकलने में हाइड्रोजन को यहाँ से निकालते तो हमारा पाई बॉन्ड कहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता। अगर पाई बॉन्ड यहाँ आ जाता तो जरा देखिए कितना अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन मिलता,
और इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन कौन है, ये है, और यहाँ 2 मिल जाते हैं, तो कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाते हैं। और जबकि एल्कीन जो जितना स्टेबल है, स्टेबल एल्कीन बनेगी तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन और यहाँ से अगर आप निकाल देते तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यहाँ है अल्फा हाइड्रोजन, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, तो 4 यहाँ मिल जाते। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी मिल रही है, सेकंड। इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या लेंगे, 87 का सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अमोनियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसे हम लोग गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो एक्स क्या बन गया भाई, CH3CONH2, अमाइड बन गया। और फर्दर अमाइड में हम लोग क्या करें, P2O5, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके साथ गर्म कर देंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल फिर निकलेगा, तो यहाँ से 2 H और ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो यहाँ से H और ये ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या बच गया आपका, CH3CN। तो देखिए आंसर कौन सा हो गया, मेथाइल साइनाइड, एक आंसर यहाँ आपको मिल गया, सेकंड इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनलीन इज अ सेट ऑफ रिएक्शन, इन अ सेट ऑफ रिएक्शन यील्ड्स अ प्रोडक्ट D, बताना है D क्या है, ठीक है। NaNO2 या HCl HNO2 से आप रिएक्शन करवा रहे हो, और देखिए ये एरोमेटिक है, 1 डिग्री अमीन है। यहाँ आपको जब आप इससे रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डाइजोनियम साल्ट, ये जो डाइजेशन रिएक्शन है, क्या मिल जाता है, डाइजोनियम साल्ट। तो यहाँ आपको मिल जाएगा N2Cl। अब कॉपर के साइनाइड से आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यह जो डाइजोनियम साल्ट है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, साइनाइड में। यानी कॉपर का साल्ट आपने लिया है, तो यहाँ क्या मिल गया आपको, साइनाइड। साइनाइड आपने H2 और Na के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो ये फर्दर क्या करेगा कि यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड थे उन सबको तोड़ देगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ का तोड़ देगा, मतलब पाई बॉन्ड तोड़ देगा, ट्रिपल बॉन्ड अच्छा वर्ड नहीं है, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, CH2, और ये क्या मिल जाएगा, NH2, यानी एलिफेटिक एमीन हो गई। और अगर एलिफेटिक एमीन को आप HNO2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एलिफेटिक एमीन HNO2 से रिएक्शन करने के बाद ये जो NH2 ग्रुप है किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एल्कोहल में। तो देखिए भाई आंसर आपको क्या मिल गया, फर्स्ट, 89 का फर्स्ट इज राइट आंसर, 89 का फर्स्ट इज राइट आंसर। यहां देखिए, चाहे आपने NaNO2 HCl लिया था, ये भी क्या था, HNO2 ही था, लेकिन एरोमेटिक एमीन से आपने रिएक्शन करवाया था, तब आपको डाइजोनियम साल्ट मिल गया, राइट। और जब एलिफेटिक एमीन से आप इसकी रिएक्शन, सेम रिएक्शन है, लेकिन अगर एलिफेटिक एमीन से आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये NH2 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू OH ग्रुप। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। अच्छा, जिसका आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एनायन, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है। अब नीचे जो ग्रुप्स लगे हैं आप इनको एक तरफ से देख लीजिए, अरेंज कर लेते हैं। ये कैसा है भैया, -I, ये कैसा है, +H, NO2 लगा है, NO2 क्या है, -M, और ये क्या लगा है, +M। अब एनायन के अगर स्टेबिलिटी की हम लोग बात करें, तो जो एनायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी जिसका एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, H+ को निकाल करके वो उतना आसानी से, उतना तेज़ी से बनना चाहेगा, और जिसका अनस्टेबल होगा वो H आयन को ईजिली नहीं निकालेगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबल अनस्टेबल का मतलब कि यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यानी जो -चार्ज डेंसिटी अगर कोई कम कर रहा होगा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी तो H+ को आराम से निकाल देगा। और अगर माइनस की डेंसिटी यहाँ बढ़ रही होगी तो H+ को छोड़ना थोड़ी नहीं चाहेगा, तो लेस स्टेबल हो जाएगा। अब हमको देखना है कि एनायन की स्टेबिलिटी को -I वाले क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ -M है और यहाँ -I है, तो इन दोनों में अगर चेक किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज क्या करेगा, M फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो इसका मतलब 3 सबसे ज़्यादा आना चाहिए, सबसे टॉप पे आना चाहिए 3, उसके बाद फर्स्ट, 3 के बाद, तो एक ही ऑप्शन में है 3 फर्स्ट, और कहीं है भी नहीं, तो आगे देखने की जरूरत ही आपको नहीं है। एनायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर एनायन की स्टेबिलिटी है
तो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और प्लस आई। जिसका एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर आपको मिल गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इतना, अच्छा 1.73 अगर मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, एक। और अब देख लीजिए आगे आपको चेक ही नहीं करना। कॉपर अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कॉपर का ग्राउंड ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं आप, D10S1। अगर आपने +2 इसके ऊपर लगा दिया तो एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, क्या बच गया, D9। और D9 का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 1.73। अगला क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। चलो भाई ये तो एलिफेटिक हो गया, रेजोनेंस नहीं होगा, यहां भी हो गया, और ये ग्रुप अगर हम लोग देखें तो प्लस आई। अच्छा यहां देखो रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन देखो ये रेजोनेंस में यहां होगा क्या, ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये पाई बांड टूट के कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर। अगर ये पाई बांड यहाँ आ गया तो जरा बताइए, इसके पास लोन पेयर और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, लोन पेयर और माइनस चार्ज आ गया। तो अगर माइनस चार्ज उसके ऊपर आ गया यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो जो अपने पास लोन पेयर है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और लोन पेयर को जो जितना ईजिली किसी से शेयर कर पाए, डोनेट कर पाए, वो उतना अच्छा बेस हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो सबसे टॉप पे सबसे अच्छा बेसिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, थर्ड का। सबसे अच्छा बेसिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, थर्ड का। तो टॉप पे क्या आना चाहिए, थर्ड। दो ऑप्शन में आपके थर्ड दिए गए हैं। अब अगले में आ जाइए, ये देखिए प्लस आई है। प्लस आई का मतलब क्या हुआ कि यह अपने ऊपर प्लस ले रहा तो इधर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा होगा। और अगर इधर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। और अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो लोन पेयर को देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो थर्ड के बाद क्या आना चाहिए, फोर्थ। थर्ड के बाद फोर्थ, एक ही ऑप्शन में है, ठीक। अच्छा यहाँ हम लोग को चेक करना है कि यहाँ क्या। अब जैसे इसकी बात करें, ये देखिए जो आपने पाई बांड लगाया, तो पाई बांड के लिए क्या बोलते हो आप, माइनस आई है। अगर माइनस आई है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देंगे, कम। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो अपने इलेक्ट्रॉन को लेने की या देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही तो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब ये भी इन दोनों की तुलना में कम ही होगा। और अगर यहाँ देखें, ये देखिए डबल बॉन्डेड है। अगर डबल बॉन्डेड है तो इसका मतलब ये वाला नाइट्रोजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है, देने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो आंसर आपका क्या है, थर्ड। सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद कौन है, फर्स्ट, और सबसे कम कौन सा हो गया, सेकेंड। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मोनोनाइट्रेशन। मोनोनाइट्रेशन आप करवा रहे हैं तो आपको तलाशना क्या पड़ेगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि मेटा पोजीशन पे आप लेके जाना चाहते हैं। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आप लेके जाएंगे। अब यहां देखिए, अगर इसकी हम लोग बात करें तो यह है क्या, प्लस एम। यहां भी लोन पेयर है तो ये भी क्या है, प्लस एम। यहां भी लोन पेयर है तो ये भी क्या है, प्लस एम। और ऐसे देखो तो यहां भी लोन पेयर है, ये भी क्या है, प्लस एम। ऐसे देखा जाए सारे प्लस एम है। लेकिन अब देखना जरा, एसिडिक मीडियम आपने ले रखा है, यानी जब आप नाइट्रेशन करवा रहे होंगे तो आप ले क्या रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, यानी स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में अगर देखा जाए तो इसके लोन पेयर से H+ आके जुड़ जाता है और ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, NH3+। और NH3+ की अगर हम बात करें तो यह बहुत ही स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। NH3+ हो गया तो ये बहुत ही स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर बहुत ही स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इसी कंडीशन में मेटा पे आपको NO2 जुड़ सकता है। बाकी सारे प्लस एम है, आर्थो और पैरा वाले हैं। यह भी था आपका प्लस एम, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये अपना लोन पेयर इसको दे करके, अब प्रश्न उठता है कि ये लोग लोन पेयर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ भी देखो जरा, इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, इसमें भी देखिए इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है, ठीक। तो इस बिहाफ में हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, H+ ले रहा है। H+ लेने के बाद ये जो NH2 लिखा है किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, NH3+ पे। और अब यह स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, इसलिए
थर्ड इज राइट आंसर, जहां मेटा पोजीशन पे NO2 आपका ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, pKa ऑफ वीक एसिड, अच्छा वीक एसिड दिया है एंड pKb ऑफ वीक बेस, ठीक है, और दिया क्या है pH ऑफ द, अच्छा साल्ट दे रखा है AB, यानी वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट है। अगर वीक एसिड वीक बेस का साल्ट है तो हम लोग को निकालना क्या है, देखिए इन्होंने क्या पूछ रखा है, pKa ऑफ वीक एसिड दिया, द pH ऑफ साल्ट AB सोल्यूशन इज। तो बच्चा इसके लिए हम लोग जब pH का फार्मूला लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं pH बराबर है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। pH बराबर है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। अब यहां अगर देखा जाए तो pK और pKb को आप देख लीजिए, pH आ जाएगा आपका। तो pKa की वैल्यू दे रखा है 3.2 और pKb की वैल्यू है 3.4, यानी थोड़ी सी इससे ज्यादा है। तो अगर थोड़ी सी ज्यादा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 0.2 नेगेटिव हो जाएगी। अगर 0.2 नेगेटिव हो जाएगी, इसमें से 0.2 नेगेटिव आप करेंगे तो 7 से थोड़ी सी वैल्यू कम आनी चाहिए। तो 7 से कम वैल्यू बच्चा एक ही ऑप्शन में दी है, कौन सा आंसर है, सेकंड। 94 का कौन सा हो गया, सेकंड इज राइट आंसर। 7 से कम एक ही वैल्यू दी गई है आपकी। अगला क्वेश्चन, अच्छा गिवन है ग्रेफाइट को आप कंबशन करवा रहे हैं, CO2 बन रहा है, इतनी हीट निकल रही है, हाइड्रोजन के साथ ये हीट निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेथेन ये हीट निकल रही, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव थर्मोकेमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ डेल्टा HF एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करना बच्चा, आसान सा एक क्वेश्चन है। आपको ये रिएक्शन दी गई है, ऊपर वाली रिएक्शंस में इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप तलाशिए। रिएक्टेंट साइड में हमें ग्रेफाइट चाहिए, यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड में आपका ग्रेफाइट है, यहाँ भी सिंगल आपने यूज किया आइटम, यहाँ भी सिंगल यूज किया आइटम। तो ये वाली वैल्यू साइन के साथ एज इट इज आप ले लीजिए। तो ये क्या है, -393.5। दूसरा इधर H2 चाहिए, H2 यहाँ दिया गया है, लेकिन हमारे पास ट्वाइस H2 और यहाँ सिंगल है, तो इसका हम लोग डबल कर लेंगे। तो इसका डबल कर लेते हैं माइनस के साथ, -8 दूनी 16, 6 एक बचा, और 5 दूनी 10, 11 1, और 8 दूनी 16, 1 17, और 2 दूनी 4, 1 5। रिएक्टेंट हमारा पूरा हो गया। अब प्रोडक्ट में देखिए यहाँ क्या है, मेथेन, मेथेन यहाँ दिया गया, एक ही मोल यहाँ है, एक मोल यहाँ है, तो इस वैल्यू को एज इट इज यहाँ ऐड कर लीजिए, +890.3। ठीक, इसको गुणा भाग कर लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, आपका सीधे आंसर आ जाएगा 95 का थर्ड इज राइट आंसर। अब इसको और जोड़ना घटाना है भाई, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर जाए। द स्पीशीज विच द N आइटम इज इन स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। बच्चा NO2 प्लस, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। बाकी NO2 माइनस की निकालेंगे तो सिग्मा बांड कितना आ जाएगा आपका 2, लोन पेयर यहाँ देखिए सिग्मा बांड 2 है, लोन पेयर कितना आ जाएगा 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। इसकी बात कीजिए सिग्मा बांड कितना है 3, लोन पेयर कितना है 0, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2। यहाँ की बात करोगे सिग्मा बांड 2 है, लोन पेयर आधा है, लेकिन चूंकि सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो आधा लोन पेयर जोड़ लेते हैं, तो 2 1 3 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2 आ जाएगा। तो एक ही है जहाँ आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगा sp3। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाए। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। अच्छा 300 से 310 केल्विन करते हैं तो रेट क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, तो रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, log K2/K1 बराबर है EA अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन
T1 T2, ये टेम्परेचर कहाँ लेना है, केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में ले लेना है, ठीक। आगे देख लीजिए, ये कह रहे हैं बच्चा कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन थ्रू 310 केल्विन। यानी रेट क्या कर रहे हैं, रेट डबल हो जा रहा है, तो रेट कांस्टेंट भी डबल हो जा रहा है। यानी अगर पहले रेट कांस्टेंट के था तो बाद में क्या हो गया, K2 क्या हो गया, डबल हो गया होगा। यानी K2/K1 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, ये K2/K1 क्या हो गया, 2 आ गया, ठीक। अब log 2 की वैल्यू को इसके इक्वेट कर देना है, log 2 के वैल्यू किस, और log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3 है। तो इसी को हम लोग आगे क्या बोल सकते हैं, 0.3 बराबर है EA/2.303R। टेम्परेचर केल्विन में लेना भाई। देखिए यहाँ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300, हाँ तो ठीक है, केल्विन में दे रखा तो कुछ करना भी नहीं है। टेम्परेचर आप यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, T2/T1 T2, इसे सॉल्व करना है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज सारी दी गई हैं। इसे सॉल्व करने के बाद 97 का जब आंसर हम लोग निकालेंगे तो 97 का आंसर कौन सा आ जाता है, फर्स्ट। वैल्यूज को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। 97 का फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए अगले पे आ जाते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है तो सबसे टॉप पे ये आ गया, यहाँ भी रेजोनेंस है तो नंबर 2 पे ये आ गया, और यहाँ सिर्फ आपके पास एक चीज बच रहा है, अल्फा हाइड्रोजन से देखना है। तो सबसे टॉप पे कौन आ जाएगा, सेकेंड, फिर कौन आ जाएगा, फर्स्ट, और सबसे कम कौन, सॉरी सबसे टॉप पे थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और सबसे कम सेकेंड। तो कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बोला नहीं है, तो थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड में रेजोनेंस है नहीं। अगला क्वेश्चन, ये तो यार सड़ा सा क्वेश्चन है, इतनी बार किया होगा, ये वही वाले क्वेश्चन, वही 4-5 क्वेश्चन है, घूम फिर के आते रहते हैं, तो इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, सीधे आंसर टिक कर देना है इसका बच्चा। क्वेश्चन नंबर 99 का थर्ड इज राइट आंसर। ये कितने कॉमन क्वेश्चन है, आपके नोट से लेकर के इतने जो पेपर हुए हैं ये रिपीट हो जाता है, 2-3 बार तो रिपीट ही हो जाता है, और वही 4-5 क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं। अगले क्वेश्चन में, 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो विद एटॉमिक नंबर विच वन ऑफ देम एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट, अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बच्चा अगर हम +3 की बात करें, +3 से M+2 में, तो इसके लिए सिर्फ 3 ही हैं जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, एक आयरन है और दूसरा Mn है और तीसरा है कोबाल्ट। इनमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कोबाल्ट के लिए होता है, सबसे कम पॉजिटिव Mn के लिए होता है। ये रटने वाला डेटा आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाए, ये NCERT में डेटा दिया गया इन सबका, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। तो चलिए बच्चा, ये डिस्कशन हम लोगों ने समाप्त किया। आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। आप जी जान से बच्चा लगे रहिए, समर मतलब युद्ध बहुत करीब है, और टीम न्यूलाइट सर के सुपरविजन में आप लोग के साथ है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच।